हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एन बी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th सोशल साइंस की बुक लोकतांत्रिक राजनीति के पार्ट 1 को करेंगे, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान अध्याय है। तो इस वीडियो में आप इस चैप्टर को अच्छी तरह समझ जाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा। तो चलते हैं, समझते हैं। पहले आपको टॉपिक के बारे में बताता हूँ। सत्ता क्या होती है? सत्ता बेटा मतलब होता है सरकार। जैसे भारत में बीजेपी की सरकार है। और साझेदारी का मतलब होता है मिल बांट के काम करना। तो सत्ता की साझेदारी यानी सरकार का कामकाज मिल बांट के करना ही सत्ता की साझेदारी कहलाती है। फिर हम परिचय लेते हैं कि इस जो टॉपिक में, इस पूरे टॉपिक में हम जो पढ़ेंगे 3 अध्यायों में, वो सत्ता के बंटवारे के बारे में पढ़ेंगे। तो किस तरीके से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हैं, यानी कि कामकाज का बंटवारा करते हैं। अगर एक ही अंग सरकार का सारे काम करें तो काम नहीं हो पाएगा। उसके लिए सरकार के 3 अंग होते हैं। हमारे देश में 3 अंग हैं। विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून को काम करती है, और न्यायपालिका जो देखती है कि काम ठीक ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा, और न्याय करती है। तो ये इंट्रोडक्शन था, परिचय था। हम अध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो शुरुआत होती है कहानी की बेल्जियम और लंका। दोनों ही बहुत छोटे देश हैं, लेकिन इन देशों में क्या बात हुई उसको पढ़ के हम समझेंगे क्यों विभिन्न देशों के बीच सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम क्या है बच्चों? यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है, यानी हमारे देश के हरियाणा राज्य छोटा है। इसकी सीमाएँ यानी इसकी बाउंड्रीज फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से भी आधी, यानी दिल्ली की आबादी से भी आधी। एक छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट। तो जो बात आपको याद रखनी है कि इस देश में मुख्य प्रॉब्लम क्या है बेल्जियम में? जातीय बनावट, यानी विभिन्न जाति के लोग रहा करते हैं। ये इसकी परेशानी का सबब है। आगे बढ़ते हैं। देश की कुल आबादी का 59% यानी 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। तो ये नोट करना है पहला पॉइंट सब बच्चों को बुक अपनी कॉपी में, कि 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। सेकंड पॉइंट। और शेष 1%, देखो 59 और 40 99 हो गए, 1% लोग जर्मनी बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स, यानी बेल्जियम की राजधानी बेटा अगर परीक्षा में आएगी तो लिखना ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। यहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। तो यहाँ की मुख्य समस्या है जातीय बनावट, कि इस छोटे से देश में विभिन्न विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं। ठीक है, तो अब जब विभिन्न विभिन्न भाषा के लोग रहेंगे और एक ही समाज को हम आगे बढ़ाएंगे तो बाकी समाजों में रोष हो जाएगा। तो उस समस्या को सुलझाने के लिए ये सत्ता की साझेदारी आवश्यक होती है। तो ये आपके 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपको याद करने कहला क्या है, कि देश की आबादी का कुल 59% फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है, यानी 59% डच बोलते हैं, 40% फ्रेंच बोलते हैं, और राजधानी में 1% लोग बचे जो जर्मन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध, यानी फ्रेंच जो कि कितने बेटा? 40%, यानी अल्पसंख्यक जो 50 से कम होता है वो अल्पसंख्यक कहलाता है। 40% लोग ज़्यादा अमीर और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच जो ज़्यादा थे, भाषी लोगों को इससे नाराज़गी थी। भाई जो कम मात्रा में उन्होंने कब्जा कर रखा है और जो ज़्यादा मात्रा में उन्होंने कब्जा नहीं कर रखा, इसलिए उनमें नाराज़गी थी। इसके चलते 1950-1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच तनाव मतलब टेंशन बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स क्या है बेटा? ब्रुसेल्स राजधानी है। यहाँ एक विशेष तरह की समस्या थी कि डच बोलने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से ज़्यादा थे, यानी डच वैसे ऑल ओवर बेल्जियम में कम थे, ठीक है, यानी कि समृद्ध, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा थे, और धन समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत थे। ठीक है बच्चों, आइए इस स्थिति, यानी आप समझ गए होंगे बेल्जियम में क्या कंडीशन है। बेल्जियम की कंडीशन एक बार ध्यान से दोबारा सुनेंगे कि 59% लोग डच थे, 40% फ्रेंच थे, 1% जर्मन थे। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण।
तो बेटा आपने इसमें समझा ये कि जो बेल्जियम में प्रॉब्लम थी वो जातीय बनावट के आधार पर थी, कि डच ज़्यादा थे, फ्रेंच कम थे, और सॉरी हाँ, और जर्मन बहुत ही कम थे। लेकिन राजधानी में उल्टा था कि डच लोग संख्या के हिसाब से तो ज़्यादा थे लेकिन धन समृद्धि में कम थे, यानी कि गरीब संख्या ज़्यादा थी, इनके पास आमदनी कम थी। जैसे इंडिया में गरीब लोग ज़्यादा हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, अमीर लोग कम है, उनकी संख्या कम है, वैसे ही सीन था यहाँ पे। अब श्रीलंका की बात करते हैं। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, यानी द्वीप है, आपको पता है चारों तरफ पानी होता है और बीच में ज़मीन होती है, तो द्वीप बोलते हैं, जो तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी कि आबादी के मामले में ये बेल्जियम से बड़ा है, यानी हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में कई जातीय समूह के लोग थे। सबसे प्रमुख सिंहली, भाई इसमें भी जाती है, 74% सिंहली लोग थे, 74% सिंहली लोग थे। कहाँ पे? लंका में, श्रीलंका में, ठीक है। और फिर तमिल 18% थे। तमिल कितने थे? 18%। याद रखना, ये लिख लेना आपको कॉपी में ताकि आपको डाटा क्लियर याद हो जाए। तमिल 18% थे। तमिल में भी 2 लोग थे, यानी 18% के अंदर जो तमिल आते हैं उनमें भी 2 तरह के लोग थे। कौन कौन से देखते हैं पहले, फिर बताता हूँ। एक तो कौन से तमिल, एक तमिल जो 13% और एक हिंदुस्तानी तमिल, यानी कि एक भारत से जो भागे लोग थे वो तमिल, और एक लंका के तमिल, जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों से काम करने के लिए लंका में आए थे, यानी जो लंका में मजदूर के रूप में आ गए थे वो बच गए थे, वो था, ठीक है। ये कहानी को आगे बढ़ाते हैं, पहले समझाता हूँ आपको मैप। देखो बेल्जियम, देखो ये बेल्जियम का मैप है। आपको मैप भी ये परीक्षा में आता है तो आपको याद करना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन है? डच भाषी लोग, और 1% कितने हैं? जर्मन भाषी लोग, ठीक है। ये राजधानी है बेटा, जो येलो कलर की है, ऑरेंज कलर की है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी बनावट है बेटा, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा कि फ्रेंच लोग, ये डच भाषी लोग, ये जर्मन भाषी लोग कितने प्रतिशत है मैप से भी। एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ कि अभी तक आपके दिमाग में एक सवाल पूछ रहा होगा कि सत्ता का बंटवारा क्या होता है। सत्ता के टुकड़े करना? बिल्कुल नहीं, इससे देश कमज़ोर हो जाएगा। सत्ता का बंटवारा मतलब होता है कि जो प्रमुख पद पे हैं सभी समुदायों के लोगों को आने का मौका मिले। जैसे देश में प्रधानमंत्री किसी और समुदाय का है, राष्ट्रपति किसी और समुदाय का है, तो इस तरीके से सत्ता की साझेदारी होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने बात करी, अभी क्या बात करी कि यहाँ पे लंका के तमिल 13% हैं 18 में से, तो 5% हिंदुस्तानी हो गए, ठीक है। हाँ, मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी प्रांतों में आबाद है, यानी जो ये है इस तरीके से उत्तर पूर्वी प्रांतों में, ठीक है। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, जो 74% सिंहली लोग हैं वो बौद्ध हैं। तमिल भाषी लोगों में से कुछ हिंदू भी हैं और कुछ मुसलमान। तो तमिल में 2 धर्म है, हिंदू मुसलमान, और सिंहली में मोस्टली बौद्ध हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोग भी हैं 7%, वे सिंहली और तमिल दोनों मिलाकर हैं। तो ये आपका 74% सिंहली, 18% आपका ये आ गया तमिल में भी 12-13% है लंका के तमिल, और 5% हिंदुस्तान तमिल हो गए, ठीक है। बचे कुछ आपके ईसाई लोग आ गए। जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं, है ना। इसके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती है। तो ऐसा लड़ाई होता है, क्यों होता है? क्योंकि जब जो विभिन्न समुदाय किसी देश में हो तो अपने हक की लड़ाई करते हैं। तो इसका सुलझाने के लिए जो ऑप्शन आया वो है सत्ता की साझेदारी। एक बार लंका के मैप पे हम वो करते हैं, फोकस करते हैं। देखो बेटा, ये लंका का मैप है, आप देख रहे हैं। जो येलो है वो सिंहली ज़्यादा है, 74% है, आपको मैंने अभी बताया। श्रीलंकाई तमिल 13% आएंगे, और भारतीय तमिल आएंगे, जो ब्लू ये है वो आपके आएंगे 5%, ठीक है। और इनमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, ये सब आ जाएंगे। तो 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ। 1 नंबर का क्वेश्चन है कि लंका की आज़ादी कब हुई? 1948 में हुई थी। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व चाहा, यानी कि भाई जिसकी आबादी ज़्यादा होगी वो राज करेगा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार में सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम रही, यानी जब चुनाव हुआ तो सिंहली लोग ज़्यादा थे तो उनके ही मंत्री लोग बनेंगे,
ठीक है। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सीली यानी सीली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब एक तो आबादी ज़्यादा थी सीली की, और राजभाषा की लंका में सिर्फ सीली बोली जाएगी। जैसे इंडिया में तो 22 भाषाएं हैं, श्रीलंका में राजभाषा घोषित कर दी। विश्वविद्यालयों सरकारी नौकरियों में सीलियों को प्राथमिकता देने लगी। एक ये भी लिखेंगे कि लंका में जो संघर्ष उसके कारण क्या था। नंबर एक तो सीली का वर्चस्व था, दूसरा सीली को राजभाषा घोषित कर दी, तीसरा सरकारी विद्यालयों और नौकरियों में सीलियों को प्राथमिकता देने लगे। ठीक है बेटा। तो जब संविधान बनाया गया बेटा इसका, तब भी बौद्ध मत को संरक्षण है, बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया गया। तो यहाँ पे हिंदू मुसलमान ईसाई भी थे। तो ये 4 कारण हैं जिसके कारण श्रीलंका में गृह युद्ध या जातीय संघर्ष हुआ। ये आपको परीक्षा में आएगा कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष के कारण क्या है। तो नंबर 1 आपको बता दिया मैंने, ये तो बहुसंख्यक थी। सेकेंडली सीली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। ये रहा बेटा आपका, सरकारी नौकरी में सीली को प्राथमिकता दी गई, और संविधान में बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा देगी, ये रूल बनाया गया। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराज़गी और शासन में बेगाना मतलब कि उनको कुछ समझा ही नहीं गया, और बौद्ध धर्म लंबी सीलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हो गई। यानी कोई इज्जत नहीं करता था तमिलों की। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियाँ उन्हें सम्मान नहीं देती। ठीक है। तो बेटा बहुसंख्यक का मतलब आप समझेंगे, परीक्षा में आता है बहुसंख्यक से आप क्या समझते हैं। बहुसंख्यक होता है ये मान्यता कि कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह चाहे अपने मनमाने ढंग से देश में शासन कर सकता है। ठीक है। यानी बहुसंख्यक का हम अगर मैथ की दृष्टि से बात करें कि जिनकी आबादी 50% से अधिक होती है उन्हें बहुसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। यानी 100% लोगों में से जिनकी आबादी 50% से अधिक होती है उन्हें बहुसंख्यक कहा जाता है। और बहुसंख्यक अपने मनमाने ढंग से देश में शासन करते हैं और अल्पसंख्यक की इच्छाओं की अवहेलना करते हैं। तो ये आपको लर्न करना है सीधे शब्दों में कि वह बहुसंख्यक का अर्थ वह होता है जहाँ पे जिनकी आबादी कुल जनसंख्या से 50% से भी अधिक हो और जिनका शासन में प्रभुत्व होता है। ठीक है बच्चों। अधिक जानकारी के लिए मैप लंका की साइड में जा सकते हैं, मैप को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, तमिलों को राजभाषा बनाने के लिए संघर्ष किया, रोजगार के लिए संघर्ष किया। तो ऐसा ही होता है बेटा, जब एक समुदाय वर्चस्व पे होता है दूसरा समुदाय अपना हक पाने की लड़ाई करनी पड़ती है। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाकों की स्वायत्तता की उनकी मांगें नकारा गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम, ये आता है स्वतंत्र तमिल इलम जिसे लिखते बोलते हैं, कि मांग को लेकर राजनीतिक संगठन बने। तो 1980 के दशक में तमिलों ने सीलियों से संघर्ष किया। जो मेन इसका कंसेप्ट टॉपिक है कि लंका में जो जातीय संघर्ष हुआ था वो सीली तमिलों के बीच धर्म को लेके, नौकरी को लेके हुआ था, और बेल्जियम में डचेस, फ्रेंच और जर्मन के बीच हुआ। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा कि बेल्जियम में किस धर्म जाति के लिए हुआ और लंका में किस धर्म जाति के लिए हुआ। श्रीलंका में 2 समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया और गृह युद्ध चला। गृह युद्ध क्या होता है? जब किसी देश में अशांति का माहौल हो। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हज़ारों लोग मारे गए। अब उनके परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। इनमें से भी कई ज़्यादा रोजी रोटी चौपट हो गई। आपने पढ़ा कि कक्षा 10वीं में पढ़ा था आपने बेटा कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य लंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक आर्थिक जीवन में परेशानियाँ हुई। यानी कि पहले के रिकॉर्ड में लंका हमसे ज़्यादा हर चीज़ में आगे, लेकिन 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। तो गृह युद्ध 1980 के दशक से शुरू हुआ और 2009 में ख़त्म हुआ। डेट याद रखने कब गृह युद्ध खत्म हुआ? 2009 में। आगे बढ़ते हैं। तो लंका के बारे में इतना पढ़ लिया हम, अब गृह युद्ध का मतलब बताते हैं। गृह युद्ध क्या होता है बेटा? देखो, किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि युद्ध सा होने लगे, उसे गृह युद्ध कहते हैं। यानी किसी भी मुल्क में जो सरकार के खिलाफ विभिन्न समुदाय आपस में लड़ने लगे और देश में अशांति फैल जाए, उसे हम गृह युद्ध कहते हैं। ठीक है बेटा, हिंसक लड़ाई गृह युद्ध कहलाती है। अब बेल्जियम में कैसे हुआ काम? तो बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों, सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि भाई हम विविधता को तो बदल नहीं सकते, कुछ सुधार कर सकते हैं। तो 1970 से 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सके।
तो 4 बार संशोधन किस लिए किया? ताकि वहाँ के लोगों को बेगानापन यानी अलगपन महसूस ना हो। उन्होंने इसके लिए व्यवस्था की, ये बहुत ही कल्पनाशील है और कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। यानी बेल्जियम ने जो किया वो कोई और देश नहीं कर पाया। क्या था कि बेल्जियम के मॉडल की कुछ विशेषताएं, सुनो बेटा ध्यान से, आएगा परीक्षा में कि बेल्जियम ने क्या किया। नंबर 1, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान था कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच, जैसे 100 मंत्री हैं तो 50 फ्रेंच होंगे, 50 डच होंगे। तो फ्रेंच और डच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा काम किया इसने। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई। यानी देश की इतनी शक्तियाँ थी वो क्षेत्रीय सरकारों, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकारों के अधीन नहीं हैं। यानी जिस राज्य में जिसकी आबादी ज़्यादा है वहाँ पावर खुलेआम दे दी गई। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व को स्वीकारा और डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का। तो डच के केंद्र सरकार में है और फ्रेंच के राज्य सरकार में। यानी कि जितने भी मंत्री थे बंटवारा किया गया, बराबर बराबर मंत्री रखे। तो सबसे अच्छा काम बेल्जियम ने किया। तो बेटा तीनों पॉइंट नोट करने हैं, याद करवाता हूँ एक बार फिर। नंबर 1, जितने भी मंत्री थे केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी, संख्या बराबर रखी। सेकंड, देश में जिस हिस्से में, जैसे कि मान लो कोई एक राज्य है, जैसे हमारा दिल्ली मान लो, अगर वहाँ पे सिर्फ कौन है डच भाषी, तो डच का ही मंत्री बनेगा, फ्रेंच का नहीं बनेगा। और यहाँ पे मुंबई में फ्रेंच है तो मुंबई में फ्रेंच का मंत्री बनेगा। ये क्या? और ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व था। ठीक है, ये रहा बेटा ग्रैंड प्लेस ग्लोट मार्केट। बेल्जियम की एक बस्ती का पता यहाँ दिया गया, फोटोग्राफ में अंकित है। यानी कि दोनों भाषाओं, डच में भी लिखा हुआ है बेटा और फ्रेंच। चौथा इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस बेल्जियम देश में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। 4 महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता दिए। सामुदायिक सरकार, यानी समुदाय लोगों ने मिलकर ही एक सरकार बना ली, उसके अनुसार अपना देश का कामकाज कर रहे हैं। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, जैसे डच, फ्रेंच, जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वह जहाँ भी रहते हों, सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा, इन पर फैसला लेने का अधिकार है। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा। बच्चों, आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, हालांकि जटिल है, निश्चित रूप से जटिल है खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही। यानी बेल्जियम शांतिपूर्ण देश रहा और अभी भी इस मुल्क में गृह युद्ध की आकांक्षाओं पर विराम लग गया, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बंट गया होता। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय, तो एक और भी याद रखना पड़ेगा कि यूरोपीय संघ जो बहुत बड़ा संघ है, आप पढ़ोगे 12वीं कक्षा में, तो उसका हेड ऑफिस भी ब्रुसेल्स में बनाया गया क्योंकि वहाँ पे विभिन्न भाषी लोग थे। ये बेटा हेड ऑफिस है इसका। तो ये बेल्जियम ने जो उपाय किए बहुत ही काबिल तारीफ़ है। नंबर 1, केंद्र सरकार में बराबर मंत्रियों की भागीदारी, सामुदायिक सरकार। ठीक है, ये सब पॉइंट लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ये भी हम पढ़ते हैं साथ में क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। कोई एक अखबार में पूरे हफ्ते भर पढ़ें, फिर युद्धों लड़ाइयों की खबरों की कर्तनें जमा करें। 5-5 छात्रों के 2 समूह एक साथ काम कर सकते हैं, फिर दोनों अपनी कर्तन साथ मिलाकर कुछ इस तरह काम कर सकते हैं कि सारे झगड़ों को उनके स्थान, जैसे यूपी में, बिहार में, तो ये बताया गया। एक तरीके से आपका प्रैक्टिकल वर्क है कि किस तरीके से हम भी अपने राज्य देश में शांति का माहौल उत्पन्न कर सकते हैं, अपने इलाके में भी। तो बेल्जियम, लंका, इन दोनों कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों कि मिल बांट के अगर देश को चलाएं तो बहुत शांति रहेगी। दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, यानी कि चुनाव होता है यहाँ पर, फिर भी सत्ता की साझेदारी को, सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश करी। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया और पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने
और सत्ता में उनको हिस्सेदार ना बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता में संकट पड़ सकती है। यानी लंका ने क्या किया, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये देख सकते हैं बेटा, जर्मन गवर्नमेंट दो, यानी दो यहाँ पे वो कैसे हैं, क्या कहते हैं इसे, चलाने वाले, क्योंकि दो गवर्नमेंट, दो समुदाय मिलकर गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी सही से चलेगी। अगर एक चलाएगा एक नहीं चलाएगा तो गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी। तो जर्मन इंजीनियर का बेहतर नमूना है जर्मन गवर्नमेंट की दो अलग अलग तरह के लोग काम करें। इसके हम पढ़ लेते हैं एक कार्टून। जर्मनी की समस्या। जर्मन में दो पार्टियां थी, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। याद रखना बेटा, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछ जाएंगे आपके, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा है। तो ऐतिहासिक रूप से दोनों पार्टियां एक दूसरे की कम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धी रही। सन 2005 में चुनावों में इन दोनों में से किसी को अपने बूते सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं मिला, तो उन्होंने गठबंधन सरकार बनाई, यानी मिल बांट के काम करने के लिए सरकार बनाई, जिसको देख के ये एग्जाम्पल दिया गया। स्टीयरिंग पे दो स्टीयरिंग बनाए गए। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं सत्ता के साझेदारी क्यों ज़रूरी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्यों ज़रूरी है। तो आप अपने आप लिख सकते हो, देश में शांति बनाए रखने के लिए, सभी वर्गों की इच्छाएं पूरा करने के लिए, देश का विकास करने के लिए, ठीक है, और गृह युद्ध को कम करने के लिए। 4 पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। शांति बनाए रखने के लिए देश में, गृह युद्ध को कम करने के लिए, ठीक है, सबका विकास करने के लिए, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। तो ये 4 पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं बेटा, बहुत, ठीक है। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है। क्यों ठीक है? नंबर 1 पॉइंट, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। तो पहला उत्तर मिल गया आपको कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, कि क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदायों की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना गलत है, पर आगे चलकर देश की अखंडता, यानी स्टार्टिंग में कह सकते हैं कि जो ज़्यादा है उनकी सरकार होनी चाहिए, लेकिन बाद में ये बेकार हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर ये बहुसंख्यकों की बर्बादी के लिए भी कारण बनता है, उनकी बर्बादी का कारण भी बनता है। तो सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है। सेकंड पॉइंट है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, वो क्या है कि सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। सेकंड महत्वपूर्ण पॉइंट, पहला वो, दूसरा ये। अगर 2 नंबर का परीक्षा में प्रश्न आता है, आप ये 2 पॉइंट लिखोगे तो आपको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है बच्चों। आगे, तो लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे में रहें। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था में जुड़ते हैं, यानी वही देश सबसे अच्छा है जिसमें सभी लोग शासन में भाग लेते हैं, जैसे हमारा देश इंडिया। इन 2 तर्कों में से एक हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक। एक तो युक्ति है, मतलब जो कि बंटवारा कर देंगे सबको हक मिलेगा। दूसरा नैतिक, कि सबके लिए ही विकास का अवसर मिलेगा। युक्तिपरक या समझदारी तर्क का लाभ के परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक सत्ता के बंटवारे के महत्व को बताता है, ठीक है। तो आसान चैप्टर आई थिंक। एक युक्तिपरक क्या होता है बेटा, इसका मतलब भी आपको समझाऊंगा मैं। लाभ हानि का सावधानी पूर्वक फैसला, हिसाब लगाकर फैसला करना, यानी कितने % इस फैसले से लाभ होगा, कितना हानि होगा, इन सब का भेद लगाकर कुछ निर्णय लेना युक्तिपरक कहलाता है। नोट करना है इसको। क्या आप जानते हैं एनिते बेल्जियम के उत्तरी इलाके में एक डच माध्यम के स्कूल में पढ़ाती है, यानी एक टीचर है। फ्रेंच बोलने वाले उसके अनेक स्कूल साथी चाहते हैं कि पढ़ाई फ्रेंच में ही हो। सेल्वी लंका की राजधानी कोलंबो के स्कूल में पढ़ाती है और वह उसके स्कूल के बहुत से दोस्त तमिल भाषी हैं। इसके माता पिता पढ़ाई का माध्यम तमिल रखना चाहते हैं। तो बताओ कौन सरकार एनिते सेल्वी की इच्छा पूरी कर सकती है? कौन सरकार करेगी बेटा? गठबंधन, यानी मिक्स, जहाँ पे एक सेक्शन तमिल का बन जाएगा, एक सिंहली का बन जाएगा, एक डच का बन जाएगा, एक फ्रेंच का बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खलील, ये कुछ उदाहरणों द्वारा आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है, समझेंगे हम। और ये चैप्टर बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, बस थोड़ा सा ही रह गया। जैसा कि होता आया है, इस बार भी विक्रम रात की खामोशी, विक्रम बेताल देखा होगा आपने।
विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था। बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी ये सोचकर कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए, बेताल ने कहानी शुरू किया। और कहानी इस प्रकार थी। बेरूत शहर, बेरूत एक शहर का नाम है। खलील नाम का एक आदमी रह करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। पिता ईसाई थे, ऑर्थोडॉक्स ईसाई, और माँ सुन्नी मुसलमान। ध्यान रखना बेटा, माँ बाप दोनों अलग अलग धर्म के थे। आधुनिक शहर के लिए कोई अनूठी बात ना थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे। लेबनान एक देश था। राजधानी बेरूत थी लेबनान की। लेबनान कंट्री है, बेरूत राजधानी है। में भी बस जाते थे। वे साथ रहते थे, मेल जोल होता था। गृहयुद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसी लड़ाई में मारा गया। अब आगे देखेंगे बेटा, गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार पर तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का, कौन से पंथ का? मैरोनाइट पंथ का कैथोलिक होना चाहिए। चर्च ईसाई धर्म दो तरह का है, कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, बताऊंगा आपको। कैथोलिक होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है, यानी राष्ट्रपति का पद ईसाई का होगा और प्रधानमंत्री का मुसलमान का होगा। उप प्रधानमंत्री ऑर्थोडॉक्स ईसाई, एक कैथोलिक एक ऑर्थोडॉक्स होता है। ठीक है, एक चर्च को मानने वाला, एक ईसा मसीह नियम को मानने वाला। तो ये याद रखना है कि लेबनान में क्या हुआ था कि राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का, कैथोलिक, प्रधानमंत्री मुसलमान। ठीक है बेटा। कहानी में गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बंटवारा करते हैं और आपको बता दिया कौन सा पद किसको मिलता है। ठीक है, और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान को मिलेगा, यानी सुन्नी मुसलमान को प्रधानमंत्री का, शिया मुसलमान को अध्यक्ष का पद मिला। सबको बांट दिया गया ऐसे। ठीक है, मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाइयों मुसलमानों के बीच समझौता हुआ तब दोनों देशों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान बहुमत में आ गए और दोनों पक्ष अभी भी समझौते का आदर करते उसे मान रहे हैं। खलील को यह समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है वह, मतलब वह उसको राजनीति बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते हुए सबसे बड़े पद पर नहीं पहुंच सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता? वह ना तो माँ के धर्म को मानता है, ना ही पिता के। असल में वह चाहता है कि यहीं की किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ नहीं आता कि लेबनान में अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। उनका कहना है कि सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, चाहे वह किसी भी समुदाय का हो। तो ये खलील की उलझन है कि भाई धर्म के नाम पे बांट दिया, भाई ये बनेगा, तो कैसे सुलझाया जाए। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। वे टीवी टावर के पास पहुंच गए। कौन? विक्रम बेताल। यहाँ वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी ख़त्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? ठीक है, क्या पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या कुछ नया करते? बेताल विक्रम और अपने बीच वो समझौते का दोहराना नहीं भूला। अगर उसके दिमाग स्पष्ट जवाब है तो आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी, आप इससे आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो वही है, तो क्या बेचारे विक्रम को बेताल के जवाब देने में मदद कर सकते हैं विक्रम को, यानी विक्रम कंडीशन बेताल ने लगाई हुई है कि अगर आप गलत जवाब दोगे, सही जवाब नहीं हुआ तो आपकी बाइक वहीं जाम हो जाएगी। तो क्या जवाब होना चाहिए आपका? आप भी सोच सकते हैं कि वहाँ पे ऐसा बनाया जाए कि सभी धर्मों को चुनाव लड़ने का अधिकार, जैसे उसमें लेबनान में नहीं हुआ, जहाँ पे बेल्जियम में हुआ, वैसा लेबनान में कर दें तो शायद ये समस्या का समाधान हो सकता है। ठीक है बेटा, बस चैप्टर थोड़ा सा 2 पेज का और रह गया, एंड होने वाला है। तो राजनीतिक सत्ता के रूप, बहुत सारे रूप में अलग अलग, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के रूप सत्ता की साझेदारी विचार, तो हम बांट नहीं सकते देश को विभिन्न भागों में, लेकिन साझेदारी तो कर सकते हैं। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही है कि सरकार की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति या किसी एक समूह के हाथ में रखनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो फैसले लेने मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। तो महत्वपूर्ण जो बात निकल के आई वो मैं आपको बताता हूँ। क्या? नंबर 1 कि शासन के विभिन्न अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा करना चाहिए। नंबर 1 पहला पॉइंट है। तो हम कैसे सत्ता के साझेदारी कर सकते हैं? हमारे देश में भी यही हुआ पड़ा है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है। इससे हम सत्ता के क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं बेटा? ऐसे, इसको क्षैतिज बोलते हैं। तीनों के पास पावर अलग है।
कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। क्षैतिज मतलब होता है कि लाइन से, क्षैतिज याद रखना बेटा, ये आता है कई बार कि सबको बराबर बांट दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दूसरा है, नौवीं हम पढ़ चुके हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। हाँ, सरकार के बीच भी स्तरों का बंटवारा हो, जैसे कि पूरे देश के लिए एक सरकार हो, प्रांत के लिए अलग हो, ठीक है, और इलाके के लिए अलग हो। जैसे हमारे देश में कि केंद्र सरकार होती है जो देश में होती है, एक राज्य सरकार होती है जैसे दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल है, और प्रांत में जैसे एमएलए, एमपी, एमएलए और गाँव निगम पार्षद वगैरह हो गए, तो इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर बंटवारा, यानी शक्तियों का ऊर्ध्वाधर बंटवारा। ठीक है बेटा, तो एक तो वो है क्षैतिज, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। दूसरा कैसे कर सकते हैं हम, केंद्र सरकार बेटा, फिर राज्य सरकार, और अंत में स्थानीय सरकार एमसीडी वगैरह, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसे ऊर्ध्वाधर वितरण, ऊर्ध्वाधर क्या होता है, सबसे बड़ा केंद्र है, फिर राज्य है, फिर स्थानीय है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, और क्षैतिज होता है तीनों के पास बराबर पावर है। ये क्षैतिज है बेटा, ये ऊर्ध्वाधर है, याद रखना। तीसरा, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह, मसलन भाषाई, धार्मिक समूह के बीच हो सकता है। बेल्जियम में सामूहिक सरकार इस व्यवस्था का उदाहरण है। जैसे कि मान लो नागालैंड में मोस्ट लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो वहाँ की राजकीय भाषा इंग्लिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में अभी राजकीय भाषा हिंदी है, दिल्ली में इंग्लिश के साथ हिंदी भी है, साउथ में इंग्लिश के साथ एक और उनकी भाषा है। तो इस तरीके से भी हम बंटवारा कर सकते हैं। ठीक है, और आरक्षण देके, जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पे आरक्षण देके भी, चुनाव में आरक्षण देके 1/3 सीट महिलाओं के लिए भी करके, इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। चौथा है इसका, सत्ता के बंटवारे का एक रूप है विभिन्न प्रकार के दबाव समूह, यानी कि विपक्षी पार्टी होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पार्टी सरकार सही काम नहीं कर रही तो विपक्षी पार्टी क्या कर सकती है, उस पर दबाव डाल सकती है। जैसे कि मान लो केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, तो कांग्रेस पार्टी उस पर दबाव डाल सकती है। तो एक ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि लोकतंत्र में विभिन्न पार्टियां होनी चाहिए ताकि दबाव बना सके। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चैप्टर एंड होता है। अब जो हमने पढ़ा एक बार इनको समझ लें कि सत्ता के बंटवारे के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। ठीक है, ये सत्ता के साझेदारी की 4 श्रेणियां हैं, आपको बताना है कौन किसके साथ काम कर रहा है। बम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि तत्काल कार्रवाई करे और मुंबई के 7 अनाथालयों के 2000 बच्चों के रखरखाव में सुधार करे। तो देखो बेटा, बम्बई उच्च न्यायालय ने दूसरी उच्च न्यायालय को आदेश दिया। ठीक है, ये कौन सा है, ये आता है उसमें, इस वाले में। ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट बड़ा होता है, यानी न्यायपालिका ने कार्यपालिका को आदेश दिया। कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार ने वहाँ के मूल निवासी समुदायों के साथ ज़मीन के दावा निपटारा करने पर सहमति दे दी। स्थानीय मामलों मंत्री ने घोषणा की कि सरकार मूल समुदायों के साथ सहयोग की भावना काम करेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ पे तीसरे वाला हो गया कि धर्म जाति के आधार पे सबको बराबर साथ देंगे। तो इस तरीके से बेटा, अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता के साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। एक तो भैया ऊर्ध्वाधर लिख सकते हैं, क्षैतिज लिख सकते हैं, क्षैतिज ये है, ऊर्ध्वाधर ऐसे, यानी कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों को बंटवारा करके और 3 तरह की सरकारें बनाकर और विभिन्न समुदायों को चुनाव के द्वारा सत्ता पे काबिल होने का तो हम उदाहरण दे सकते हैं। भारतीय संदर्भ में सत्ता के साझेदारी का उदाहरण देते हैं तो इंडिया में अनुसूचित जाति जनजाति अन्य सामाजिक समुदायों के लोगों के लिए भी चुनाव में जगह है। ठीक है बच्चों, तो इंडिया में तो आपको पता ही है कि अनुसूचित जाति जनजाति, महिलाओं, पुरुषों, दलितों सबके लिए चुनाव में जगह है। ठीक है, ये कुछ प्रश्न हैं, आप भी करना है इनको, और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में करना, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने भी सत्ता का बंटवारा किया था, तो हमारे देश में 1992-93 में एमसीडी और यानी नगर निगम, नगर पालिका आई और नगर पंचायत गाँव में आए। ठीक है, इस तरीके से इन सभी प्रश्नों का उत्तर करना है बेटा आपको। और जैसे ये सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, ठीक है, विभिन्न सरकारों के बीच बंटवारा, 2 या 2 से अधिक दलों के बीच साझेदारी, ये सारी चीज़ें ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहले पार्ट को सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद
पाठ को पढ़ने के बाद हम इन प्रश्नों के उत्तर को करेंगे। ठीक है, तो NB ई लर्निंग के साथ जुड़े रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।